नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया अपना संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा, ये चुनाव झारखंड का भविष्य तय करने वाला चुनाव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का दौरा। द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में, कई इलाकों में AQI 400 के पार। छठ से पहले यमुना नदी में जहरीली झाग बनी चिंताजनक। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और मुंबई टेस्ट में 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आधी टीम पेवेलियन वापस। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत चुनाव की खबर से। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने रांची में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। तो झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज। पंच प्रण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही घोषित कर दिए गए, जिसके बाद आज संकल्प पत्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है। और भाजपा की ओर से ये भी कहा गया है कि ये झारखंड की जनता को तय करना है कि उनको कैसा भविष्य चाहिए। लेकिन ये बात जरूर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी जनसभा में सामने रखी कि भाजपा का संकल्प पत्र प्रदेश को और आगे लेकर जाने वाला संकल्प पत्र है। और जो पंच प्रण पहले भाजपा के द्वारा दिए गए थे, उन पंच प्रण में भी प्रदेश के विकास का ही एक खाका था जो सामने रखा गया था, जिसमें झारखंड के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिबद्धताएं हैं उन्हें भी सामने रखा गया, जिनके आधार पर आज जो संकल्प पत्र सामने रखा गया उसमें भी इसी दृष्टि को और विस्तार दिया गया। और ये झारखंड के जनता अब ये निर्णय ले सकती है अपने मतदान के द्वारा कि किसे वे प्रदेश की सत्ता पर काबिज करना चाहती है और कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन है जो प्रदेश को और आगे लेकर जा सकता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार क्या प्रदेश को और गति प्रदान कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है झारखंड के विकास को लेकर, खासतौर पर जनजातीय समुदाय के विकास को लेकर, उसकी तुलना अब अन्य दलों के वायदों के द्वारा के साथ की जा रही है। और जब बात वायदों की होती है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन भी इस बात को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर है, खासतौर पर कांग्रेस पर, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया कि चुनावी वायदे वही होने चाहिए जिनको पूरा किया जा सके। तो इस संदर्भ में देखें तो संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जारी किया है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो जारी किया गया है, इस संकल्प पत्र में बीजेपी की, एनडीए की क्या विजन रही है सरकार को लेकर, झारखंड सरकार में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रदेश का विकास करेगी, इसी को आज अमित शाह ने सामने रखा। झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए
या परिंदा भी पैर न मार सके, ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। झारखंड के तोरपा में विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं। विधायक कोचे मुंडा तीसरी बार तोरपा सीट से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया को प्रत्याशी बनाया है। यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। आदिवासी समाज की कला और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस विधानसभा चुनाव में भी इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो तोरपा विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच है। भाजपा ने एक बार फिर विधायक कोचे मुंडा को चौथी बार तोरपा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर ही हम जनता से वोट मांग रहे हैं। 10 साल में मैंने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्योंकि जनता के मांगों के आधार पर मैंने धरातल में हर चीज़ को उतारने का प्रयास किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो और अन्य क्षेत्र में हो। बात अगर झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया की करें तो उनके एजेंडे में भी क्षेत्र के लिए विकास ही एक अहम मुद्दा है। जैसे कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भावना को सम्मान करते हुए विभिन्न तरह के कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा तो मेन उद्देश्य है जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए विकास को आगे बढ़ाना है। हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज पुनीत हेमरोम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं कि यहां के जितने भी लोग हैं उम्मीद किए थे कि मैं टिकट लेके कांग्रेस पार्टी से यहां का उम्मीदवार हूंगा, लेकिन किसी कारणवश टिकट अगर काट दिया गया तो वो तो जनता नहीं समझ पा रही है कि किस कारण से कटा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि किस कारण से कटा है। तो जनता और यहाँ के जितने सोशल संगठन हैं, बहुत से लोगों के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। प्रत्याशियों के आपसी घमासान के बीच आम जनता भी अपनी आवाज को पूरी ताकत के साथ रख रही है। विधानसभा हम लोग का तोरपा जो हुआ ना, और यहाँ का जो विधायक है हम लोग का कोचे मुंडा, ये हम लोग का एकदम एक नंबर का हम लोग का विधायक है। हम लोग का महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये हम लोग हर सुख दुख में उनका सहयोग लेते हैं, और दुख में तो कभी भी बोलते हैं तो हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे पूरे एरिया में छठियारी हुआ, शादी हुआ या फिर कुछ भी मरखी हुआ, कुछ भी हुआ, ये तुरंत पहुंच जाते हैं और जितना हो सके हम लोग पे का सहयोग करते हैं। हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बालू की समस्या। हमारे कोई भी गरीब दुखी कोई भी घर बना रहे हैं, छोटे हो चाहे बड़े हों, बहुत हमें तकलीफ हो रही है बालू को। बालू हम कहीं 600-700 में मिलता था, वो बालू सीधे हमें 1500 ट्रैक्टर मिल रहा है, 1500-1700, कहीं कहीं 2-2 हज़ार रुपया लिया जा रहा है बालू का। भी कहीं आवास ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग कैसे बना पाएंगे? तो हम लोग ये चाहते हैं हमारे विधायक जी से कि ये जब जीत हासिल करें तो हमारे बालू की समस्या को दूर करें, हमें बालू मतलब सस्ते दामों पर मिले ताकि सभी गरीब व्यक्ति लोग घर अच्छा से बना सके। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेयजल संकट और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता इन समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ जनता वर्तमान बीजेपी विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विश्वास तो जता रही है, लेकिन अभी जब सारे प्रत्याशी यहाँ जनता की अदालत में हैं, तो जाहिर है जनता ही उनके लिए जनार्दन है। यहाँ की मुख्य समस्याओं में शुद्ध पानी पीने की किल्लत, बेरोजगारी और पलायन है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो इन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तोरपा। मुकाबला जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कोचे मुंडा को लगातार चौथी बार प्रत्याशी बनाया है। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है और महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं।
ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एनडीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने की कवायद भी जारी है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। और पुणे छावनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पुणे जिले में स्थित महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। पुणे छावनी विधानसभा से साल 2019 में सुनील कांबले भाजपा से विधायक बने और इस बार के चुनाव में भी उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील कांबले ने अपने क्षेत्र में ट्रैफिक और पानी की समस्या को दूर करने के अलावा लोगों को बीमारी में भरपूर मदद की है। मुद्रा लोन के जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। सुनील कांबले से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। पुणे कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुनील कांबले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिनसे हम बात करते हैं कि सर, चुनाव का वक्त है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप 5 साल के एमएलए रहे हैं, क्या विकास कार्य हुए? कैंटोनमेंट के बारे में बोलना तो सबसे पहला, कोविड महामारी शुरू होने से एक कैंटोनमेंट में एक हॉस्पिटल है बड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल। आजादी के फर्स्ट टाइम ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा डेवलपमेंट के लिए पैसा देने के पहले टाइम है ऐसा। दूसरा, विकास के लिए बोलो तो 40 साल से यहाँ एक घोरपड़ी में ट्रेन जाती थी तो दिन में 109 बार ट्रेन जाती है, तो 109 बार वो रेलवे फाटक बंद होता था और लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो जाती थी। हमने वहाँ 2 उड्डान पुल बनाया, एक का भी काम चालू, एक अभी लोकार्पण हो गया। वहाँ से लोगों की परेशानी कम करने का हमने काम किया है। केंद्र सरकार की जो स्कीम है, चाहे मुद्रा स्कीम है या आरोग्य की स्कीम है, उस स्कीम को आपने गांव-गांव तक पहुंचाया है, अपने क्षेत्र में पहुंचाया। इसके पीछे के कारण क्या रहा है? मोदी साहब ने जो आयुष्मान भारत की जो योजना लाई, तो वो योजना के माध्यम से हमने हर घर तक पहुंचाई ये योजना। कम से कम 65,000 लोगों का हमने वो आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दे दिया है और उससे बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो रहा है। पूना के कोई भी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ आयुष्मान भारत योजना का जो मेंबर है तो उसको फ्री में इलाज हो रहा है। अच्छा, एक जो बहुत सारे लोग हैं आपके चाहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपने उनको मुद्रा से लोन भी दिलाया है, तो इसके पीछे क्या रहा है? ये गरीब लोग रहे हैं, कैसे उनको मुख्य धारा का हिस्सा वो कैसे बने हैं? मुद्रा लोन की जो स्कीम लाई थी तो हमारे एरिया में बहुत सारे लोग हैं कि उनको ये मुद्रा योजना से 5 लाख का लोन मिला है, 10 लाख का लोन मिला है। उन्होंने छोटे मोटे खुद का बिजनेस शुरू किया है। तो ये थे हमारे साथ कैंटोनमेंट विधानसभा के प्रत्याशी जो बता रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे आरोग्य की योजना हो या मुद्रा की योजना हो, वो धरातल तक पहुंची है और किस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद की है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे कैंटोनमेंट। और फिलहाल यह वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों के साथ। देखते रहें डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी की सीता सोरेन पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि इनकी मोहब्बत की दुकान की पहचान महिलाओं के शोषण और अपमान की दुकान के तौर पर है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में केवल महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का उत्पीड़न है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बोला और अभी मोहम्मद यूनुस चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश से, वो एक महिला का शोषण कर रहे हैं ऑन कैमरा। ये है कांग्रेस की संस्कृति। कांग्रेस का स्टैंड कठुआ रेपिस्ट के सपोर्टर को लेने पर, लाल सिंह को पार्टी में लेने पर, टिकट देने पर, आरजीकर मामले में चुप रह जाना, स्वाति मालीवाल मामले पर चुप रह जाना, यही तो कांग्रेस की असली पहचान है। महिलाओं का अपमान,
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका वाड्रा जी, इस प्रकार के लोगों को आपने चुनकर अपनी पार्टी में लिया है। इसीलिए तो अंकिता दत्ता छोड़कर चली गई। इसीलिए तो कई सारी कांग्रेस में जो महिलाएं हैं वो शिकायत करके कांग्रेस छोड़कर चली गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस गलत सोच और गलत सोच वाली नीतियों के कारण आज एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सहयोगी मात्र बनकर रह गई है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जनता से किए वादे भी पूरे नहीं कर पा रही, जिससे पार्टी की परेशानियां और भी बढ़ रही हैं। Congress has been reduced from being a major national party to becoming a junior partner in all the states. And I think that is because of their ill-conceived and badly thought-through policies. Mr. Mallikarjun Kharge, much that I respect him, I must respectfully submit he's lost it. He is showing deep-seated frustration, and that frustration is also understandable. और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वे कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय रूपरेखा संवाद की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में दूसरे रायसीना डायलॉग अंडर के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। वहां वे आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे सिंगापुर के नेतृत्व से मिलकर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशेंगे। और फिलहाल यहां वक्त तो चला है एक ब्रेक का। देखते रहें टीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। छत्तीसगढ़ के सुकमा के जगरगुंडा में साप्ताहिक बाजार ड्यूटी में तैनात पुलिस पार्टी पर नक्सलियों के स्मॉल एक्शन टीम ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में थाना जगरगुंडा के 2 जवान घायल हो गए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। हमले के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने हमले की पुष्टि की है। दिल्ली में कई सप्ताह से वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, लेकिन आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब स्तर की सीमा को भी तोड़ते हुए अत्यधिक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में आज सुबह वायु प्रदूषण 400 के पार दर्ज किया गया, जिसमें नेहरू नगर में सबसे अधिक AQI 431 दर्ज किया गया। आनंद विहार में 427, रोहिणी में 404 और अशोक विहार में AQI 402 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर, विवेक विहार, RK पुरम, पंजाबी बाग और पटपड़गंज में AQI 400 के करीब रहा। बता दें कि सामान्य वायु का AQI स्तर 50 होना चाहिए। वहीं 300 AQI श्वास संबंधी बीमारी के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होता है, जबकि 400 पार का AQI के साथ ही जहरीली हवा स्वस्थ व्यक्ति को भी गंभीर बीमार कर सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ साथ यमुना नदी में प्रदूषण की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। यमुना नदी में सफेद जहरीली झाग की परत बनी हुई है, जिससे आगामी छठ पूजा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद यमुना का पानी साफ नहीं हो पा रहा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर हमलावर हैं।
दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में बायोस्फीयर रिजर्व का अहम रोल है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे समय बीतता है, हमें पर्यावरण की रक्षा करने की जरूरत और भी महसूस हो रही है। इसी को देखते हुए 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, ताकि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी दुनिया को सुरक्षित रख सकें। India has made very good progress in terms of biosphere reserve establishment. India is participating since 24 years, and since that time India has established one biosphere reserve on average every 2 years, so that's quite impressive. So India has a lot of potentialities. भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इस साल की थीम है स्थानीय कार्रवाई की शक्ति और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हमें अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। बायोस्फीयर रिजर्व 3 हिस्सों में बटे होते हैं: कोर, बफर और संक्रमण। ये क्षेत्र परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए शिक्षा, अनुसंधान और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं। ये सतत विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इन बायोस्फीयर रिजर्व से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। साथ ही ये पर्यावरण, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर सतत विकास में योगदान करते हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात अमेरिकी चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होगा। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अमेरिका के चुनावी माहौल पर बात करते हैं अमेरिका में मौजूद हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष से। शुभेंदु, अमेरिका में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेता जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम देख पा रहे हैं कि चुनाव का जो पूरा फोकस है, जो कैंपेनिंग का फोकस है, वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, पूरा फोकस कैंपेनिंग का स्विंग स्टेट्स पर है। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यही तय करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा अमेरिका का। नॉर्थ कैरोलिना में दोनों ने कैंपेनिंग की, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने जहां हम अभी हैं, जॉर्जिया, अटलांटा, यहां पर भी उन्होंने कैंपेनिंग करी। स्विंग स्टेट इसलिए अलग है क्योंकि इन स्टेट्स में ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि उनका पूरी तरीके से रुझान किसकी तरफ है। हम जॉर्जिया का एक उदाहरण दें तो 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे और राष्ट्रपति बने थे, तो जॉर्जिया ने उनको सपोर्ट किया था, और 2020 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो जॉर्जिया का वोट डेमोक्रेट्स को मिला था। इसी कारण से जो ओपिनियन पोल्स भी हैं वो भी बटे हुए हैं, बिल्कुल टक्कर की, कांटे की टक्कर बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। इश्यूज की बात करें तो अब जो है, जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्हीं इश्यूज पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं जिन पे उनको लगता है कि वोटर्स उनकी बात समझेंगे और उन कारणों से मोटिवेट होकर वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वोट करेंगे। कमला हैरिस जो एबॉर्शन का सेंसिटिव इशू है उस पर पूरा जोर दे रही हैं। वो इस इलेक्शन को विमेन एम्पावरमेंट और जो महिलाओं का हक है अपने शरीर के ऊपर, उससे जोड़कर सामने रख रही हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षा का मुद्दा है, जो कि इलीगल इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, उस पे पूरा फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि स्विंग स्टेट पे फोकस है और जो इश्यूज हैं अब भी वो बहुत नैरो डाउन हो चुके हैं, ताकि अब कोई भी गुंजाइश ना हो कि वोटर्स के मन में कोई भी डाउट हो कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू उनके लिए क्या होना चाहिए। इसी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि कैंपेनिंग डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की। जी शुभेंदु, तो दोनों दल अपने अपने मुद्दे रख के सामने है, देखना होगा जनता किनको पसंद करती है। फिलहाल शुक्रिया शुभेंदु अमेरिका से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर खेल जगत से। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया। तीसरे दिन 171 रन पर 9 विकेट से आगे खेलने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 174 रन पर ढेर हो गई। एजाज पटेल का विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया। पहली पारी में 5 विकेट लेने पर रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में भी 5 विकेट लिए और इस तरह उन्होंने टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।